नमस्कार। आज हम भारत के रक्षा क्षेत्र में हो रहे एक ऐसे विकास पर गहराई से बात करेंगे जो जमीनी युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं देश के नए और भविष्य के मुख्य युद्धक टैंकों की। नमस्कार। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम विषय है। हमारे हाथ में एक लेख है, इसका शीर्षक है भारत के नए रक्षा टैंक, शक्ति और प्रगति। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस लेख के जरिए ये समझें कि भारतीय सेना के ये जो नए बख्तरबंद योद्धा हैं वो उसकी जमीनी ताकत को कैसे नई धार दे रहे हैं। और सबसे जरूरी, इनमें कौन सी अत्यधिक तकनीकें शामिल की जा रही हैं जिनका जिक्र इस लेख में है। बिल्कुल। अक्सर हम टैंकों को बस भारी भरकम लोहा समझ लेते हैं, है ना? लेकिन जैसा ये लेख इशारा करता है, ये मशीनें शायद उससे कहीं ज्यादा हैं। हाँ, ये बात सही है। ये भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की जो रक्षा रणनीति है उसकी दिशा का भी प्रतीक है। तो चलिए इस लेख के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन्हें जरा खंगालते हैं। जरूर। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि स्रोत भी बताता है, कि किसी भी आधुनिक सेना के लिए अपने बख्तरबंद बेड़े का नवीनीकरण, उसको नया करना, क्यों इतना जरूरी होता है। ये सिर्फ पुरानी पड़ चुकी मशीनों को रिटायर करने की बात नहीं है। असल में ये बदलते हुए सुरक्षा माहौल और लड़ाई के जो बदलते तरीके हैं ना, उनके हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत है। अच्छा। नए टैंक सेना को वो स्ट्रेटेजिक बढ़त, वो एज देते हैं जो भविष्य की जो अनिश्चित चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए जरूरी है। सही कहा। तो फिर शुरुआत करते हैं उस टैंक से जो पहले से ही सेवा में शामिल होने की प्रक्रिया में है, अर्जुन मार्क 1A। लेख बताता है कि इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसमें अपने पिछले वाले वर्जन पर कई सुधार किए गए हैं। लेख किन मुख्य सुधारों पर जोर देता है? हाँ, तो अर्जुन मार्क 1A लेख के अनुसार कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। इसमें 72 से ज्यादा सुधारों का जिक्र है। 72? हाँ, 72, जो इसे काफी सक्षम मशीन बनाते हैं। लेख खासतौर पर कुछ चीजों को हाईलाइट करता है। एक तो बेहतर नाइट विजन सिस्टम्स। ओके। इसका मतलब है कि टैंक अब रात के घने अंधेरे में भी उतनी ही असरदार तरीके से ऑपरेट कर सकता है जितनी दिन में। और आज के 24/7 युद्ध क्षेत्र में ये चीज बहुत मायने रखती है। सही बात है। यानी अब रात का अंधेरा दुश्मन के लिए उतना सेफ नहीं रहेगा। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण क्षमता जिसका लेख में जिक्र है वो है ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग। अच्छा, ये क्या है? हाँ, ये सिस्टम क्या करता है कि टैंक को हिलते डुलते लक्ष्यों पर भी सटीकता से निशाना साधने और उसे लगातार ट्रैक करने में मदद करता है। तो इससे सिर्फ निशाना लगाना ही आसान नहीं होता, बल्कि ये क्रू को चालक दल को तेजी से बदलते युद्ध के मैदान में जो सिचुएशन है ना, उस पर ज्यादा ध्यान देने की मोहलत देता है। 72 सुधार, ये नंबर अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि पिछले वर्जन से जो फीडबैक मिला होगा उस पे कितनी गंभीरता से काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर टारगेट अचानक मुड़ जाए या तेजी से भागे तब भी निशाना चूकने का चांस कम हो जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आजकल की लड़ाई में लक्ष्य अक्सर बहुत तेज, गतिशील और चालाक होते हैं। सही। ये क्षमता टैंक की सर्वाइवलिटी, उसके बचे रहने की क्षमता, और लीथालिटी यानी उसकी मारक क्षमता, दोनों को बढ़ाती है। और लेख एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालता है, वो है मजबूत सुरक्षा कवच यानी आर्मर। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। टैंक का सबसे पहला काम तो अपने क्रू को सुरक्षित रखना है। बेहतर कवच का मतलब है कि ये टैंक दुश्मन के हथियारों का ज्यादा प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। ओके। इससे अंदर बैठे सैनिकों का मनोबल और सुरक्षा दोनों बढ़ती है। तो ये सारे सुधार मिलकर अर्जुन मार्क 1A को, जैसा लेख कहता है, आज की चुनौतियों के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक है। तो अर्जुन मार्क 1A एक तरह से आज की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन लेख भविष्य की तरफ भी देख रहा है और अर्जुन मार्क 2 का जिक्र करता है। हाँ, इसे मार्क 1A का उन्नत संस्करण एडवांस्ड वर्जन बताया गया है। स्रोत इसके बारे में क्या खास जानकारी देता है? ये मार्क 1A से कैसे अलग या बेहतर होगा? हाँ, तो लेख अर्जुन मार्क 2 को एक ऐसे टैंक के रूप में दिखाता है जिस पर अभी काम चल रहा है, विकास हो रहा है, और ये जाहिर है मार्क 1A से मिले अनुभवों और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस पर आधारित होगा। स्रोत के मुताबिक इसमें मुख्य रूप से 3 एरियाज पर फोकस किया जा रहा है। एक तो वजन कम करना,
वजन कम। हाँ, दूसरा मारक क्षमता यानी फायर पावर को और बढ़ाना, और तीसरा इसमें बिल्कुल लेटेस्ट अत्याधुनिक सेंसर्स लगाना। यहाँ ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। आमतौर पर तो टैंक भारी और मजबूत माने जाते हैं, लेकिन वजन कम करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या इससे सुरक्षा कम नहीं होगी? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और लेक का इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखिए, असल में क्या है कि टैंक डिजाइन में हमेशा से मोबिलिटी यानी गतिशीलता, फायर पावर यानी मारक क्षमता और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, इन तीनों के बीच एक संतुलन साधना पड़ता है। वजन कम करने का मुख्य उद्देश्य, जैसा लेख इशारा करता है, टैंक की मोबिलिटी को बढ़ाना है। हाँ, मोबिलिटी, अच्छा, गतिशीलता। हाँ, हल्का टैंक न सिर्फ ज्यादा तेजी से चल सकता है, बल्कि वो उन इलाकों में भी आसानी से पहुंच सकता है जहां भारी टैंकों को जाने में दिक्कत होती है, जैसे कि पहाड़ी इलाके या मान लीजिए ऐसे पुल जो ज्यादा वजन नहीं सह सकते। अब भारत की जो सीमाएं हैं, जो भूभाग है, वो कितना विविध है। हाँ, बिल्कुल। उसको देखते हुए ये सामरिक गतिशीलता मतलब स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी बहुत अहम हो जाती है। समझ गई। मतलब टैंक को ज्यादा फुर्तीला और अलग अलग टेरेन के लिए अनुकूल बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये जो बढ़ी हुई मारक क्षमता और उन्नत सेंसर्स हैं, उनका क्या लेख क्या कहता है? लेख बताता है कि मार्क 2 में शायद ज्यादा शक्तिशाली मुख्य गन हो सकती है या फिर उन्नत किस्म के गोला बारूद इस्तेमाल करने की क्षमता होगी। ओके। और जहां तक सेंसर्स की बात है, तो अत्याधुनिक सेंसर का मतलब है कि टैंक अपने चारों ओर के माहौल, दुश्मन की मौजूदगी, संभावित खतरों, इन सब के बारे में कहीं ज्यादा बेहतर और डिटेल जानकारी हासिल कर सकेगा। ये सिचुएशनल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, यानी सामरिक जागरूकता, उसको बहुत बढ़ा देता है। हाँ। जिससे टैंक ज्यादा प्रभावी ढंग से और ज्यादा सुरक्षित रूप से ऑपरेट कर सकता है। तो मार्क 2 का लक्ष्य लेख के अनुसार एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां वजन शायद कुछ कम हो, लेकिन मोबिलिटी, फायर पावर और तकनीकी जागरूकता में काफी बढ़ोतरी हो। समझ गई। तो ये अर्जुन सीरीज एक तरह का क्रमिक विकास दिखाती है, लेकिन लेख एक और शायद सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का जिक्र करता है, FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। हाँ, FRCV। इसे अगली पीढ़ी का टैंक कहा गया है और इसका लक्ष्य है पुरानी T-72 टैंकों को बदलना। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेख FRCV को भारतीय सेना के जो आर्मर्ड कोर है उसके भविष्य के रूप में पेश करता है। T-72 टैंक देखिए दशकों से भारतीय सेना की रीड रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे समय से। लेकिन अब उनकी तकनीक पुरानी पड़ रही हो, जाहिर है। FRCV सिर्फ एक टैंक का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अगले 30 साल 40 साल की चुनौतियों और लड़ाई के बदलते हुए तरीकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाने वाली एक पूरी नई प्रणाली है। अच्छा। ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जैसा कि लेख बताता है। और लेख इसकी कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का जिक्र करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, फिर ड्रोन इंटीग्रेशन और मॉड्यूलर डिजाइन। ये शब्द सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन टैंक के संदर्भ में इनका क्या मतलब है? क्या लेख इन्हें थोड़ा और खोलकर बताता है? हाँ, लेकिन तकनीकों पर खास ध्यान देता है, क्योंकि यही FRCV को असल में फ्यूचर रेडी बनाती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं, जैसा लेख इशारा करता है। ठीक है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब यहाँ AI का मतलब ये नहीं है कि टैंक खुद ब खुद लड़ने लगेगा, है ना? हाँ, वो तो फिल्मों में होता है। हाँ, बल्कि लेख के अनुसार AI सिस्टम जो है वो क्रू की मदद करेगा। ये भारी मात्रा में जो डेटा आता है ना, जैसे सेंसर से मिली जानकारी, दुश्मन की हरकतें, उसका तेजी से विश्लेषण कर सकता है, पैटर्न पहचान सकता है, खतरों को प्रायोरिटाइज कर सकता है कि कौन सा खतरा ज्यादा बड़ा है, और शायद लक्ष्य चुनने या बचाव के सबसे अच्छे तरीकों के बारे में सुझाव भी दे सकता है। अच्छा। तो ये क्रू की जो निर्णय लेने की क्षमता है उसे बढ़ाएगा, खासकर मुश्किल और तनाव भरी स्थितियों में। ये एक तरह से इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। यानी AI क्रू का बोझ कम करेगा और उन्हें बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। ये तो दिलचस्प है। और ड्रोन इंटीग्रेशन के बारे में लेख क्या कहता है? लेख ड्रोन इंटीग्रेशन को FRCV की जो सामरिक पहुंच है उसको बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर मानता है। इसका मतलब है कि टैंक अपने साथ छोटे मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन्स ले जा सकेगा और उन्हें ऑपरेट भी कर सकेगा। टैंक के साथ ड्रोन? हाँ, ये ड्रोन्स टैंक के लिए आंखें और कान का काम करेंगे। वो आगे जाकर या छुपे हुए इलाकों की टोह ले सकते हैं, जिसे रिकॉग्निसेंस कहते हैं। दुश्मन के ठिकानों का पता लगा सकते हैं या शायद लेजर से टारगेट को मार्क कर सकते हैं, ताकि टैंक या कोई और हथियार सटीक हमला कर सके। अच्छा।
कुछ मामलों में छोटे ड्रोन खुद भी शायद लिमिटेड हमला करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि टैंक को सीधे खतरे में डाले बिना जानकारी इकट्ठा करने और दुश्मन को उलझाने की क्षमता मिलेगी। ये तो युद्ध के मैदान में टैंक की भूमिका को काफी बदल सकता है। सही है। और तीसरा था मॉड्यूलर डिजाइन। ये सुनने में काफी प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। और लेख मॉड्यूलर डिजाइन को FRCV की लंबी उम्र और उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, मतलब बदलने की क्षमता, उसके लिए महत्वपूर्ण बताता है। इसका सीधा सा मतलब है कि टैंक को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उसके मुख्य हिस्से जैसे हथियार प्रणाली, इंजन, कवच, सेंसर सूट, ये सब अलग अलग मॉड्यूल के रूप में होंगे। ओके। इससे फायदा ये होगा कि भविष्य में जब कोई नई तकनीक आएगी तो पूरे टैंक को बदलने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उस खास मॉड्यूल को निकालकर नए बेहतर मॉड्यूल से बदला जा सकेगा। अच्छा। इससे अपग्रेडेशन आसान, तेज और कम खर्चीला होगा। साथ ही मरम्मत और रखरखाव भी सरल हो जाएगा। ये टैंक को दशकों तक प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने में मदद करेगा। AI असिस्टेंट, साथ उड़ने वाले ड्रोन और जरूरत के हिसाब से बदलने वाले पुर्जे। लेख जिस FRCV की तस्वीर पेश करता है वो वाकई पारंपरिक टैंक की सोच से बहुत आगे। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड नहीं लगता, बल्कि युद्ध लड़ने के तौर तरीकों में एक बुनियादी बदलाव की क्षमता रखता है। लेकिन क्या इन सभी टैंकों में अर्जुन और FRCV कुछ कॉमन विशेषताएं भी हैं जिनका लेख जिक्र करता है? जी हाँ, लेख कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज और क्षमताओं की ओर इशारा करता है जो शायद इन सभी नए भारतीय टैंकों में या कम से कम उनके डिजाइन लक्ष्यों में समान रूप से मौजूद होंगे। ये आधुनिक बख्तरबंद युद्ध की जरूरतें हैं, कह सकते हैं। जैसे कि एक है आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है कि कंप्यूटर, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजर और कई तरह के सेंसर्स का एक जटिल नेटवर्क होता है। इसका काम है लक्ष्य की दूरी, उसकी गति, मौसम कैसा है, इन सब का हिसाब लगाकर गन को बिल्कुल सटीक निशाना लगाने में मदद करना, चाहे टैंक खुद चल रहा हो या लक्ष्य हिल रहा हो। अच्छा। टैंक शायद अपनी मुख्य गन से ही लंबी दूरी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी फायर कर सकेंगे। ओह, गन से मिसाइल? हाँ, इससे वो दुश्मन के टैंकों या बंकरों को ज्यादा दूरी से निशाना बना सकते हैं। यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। ये तो टैंक की पहुंच को काफी बढ़ा देता है। और सुरक्षा के बारे में? सुरक्षा तो हमेशा प्राथमिकता रहती है। लेख बेहतर आर्मर प्रोटेक्शन का जिक्र करता है। इसमें सिर्फ मोटा कवच ही नहीं, बल्कि आधुनिक कॉम्पोजिट आर्मर हो सकता है जो हल्का और ज्यादा मजबूत होता है। या फिर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA, जो हमले को बाहरी डिफ्यूज कर देता है। और शायद एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम्स यानी APS भी शामिल हो सकते हैं। ये APS क्या है? APS क्या करते हैं कि आने वाले रॉकेट या मिसाइल का पता लगाकर उसे टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर देते हैं। एक तरह का सुरक्षा कवच। कमाल है। और आपने डिजिटल बैटल मैनेजमेंट सिस्टम का भी जिक्र किया था। लेख इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, लेख इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है। ये मूल रूप से एक सिक्योर डिजिटल नेटवर्क है जो टैंक को युद्ध क्षेत्र में मौजूद दूसरी मिलिट्री यूनिट से जोड़ता है। जैसे दूसरे टैंक, पैदल सेना, तोपखाना, एयर सपोर्ट, कमांड पोस्ट, इन सब के साथ रियल टाइम में जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। किस तरह की जानकारी? जैसे दुश्मन कहाँ है, अपनी लोकेशन क्या है। इससे पूरी लड़ाई की एक साझी तस्वीर बनती है, जिससे सभी यूनिट्स बेहतर तालमेल के साथ और तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। ये अकेले अकेले लड़ने वाले टैंकों के बजाय एक पूरी कोऑर्डिनेटेड टीम के रूप में लड़ने की क्षमता देता है। इसी को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। मतलब एक ऐसा वॉरफेयर सिस्टम जहां हर यूनिट एक नेटवर्क में जुड़कर इंफॉर्मेशन शेयर करती है, जिससे पूरी सेना ज्यादा तेज और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर सके। तो ये सब उन्नत क्षमताएं, बेहतर निशाना, मिसाइल क्षमता, अभेद्य सुरक्षा और सबसे बढ़कर आपस में जुड़कर लड़ने की ताकत। लेख का निष्कर्ष है कि इन टैंकों के आने से भारत की जमीनी युद्ध क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी। क्या ये सिर्फ एक दावा है, या लेख के विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में जमीनी हकीकत को बदलेगा? देखिए, लेख में जो डिटेल्स दिए गए हैं उनके आधार पर यह निष्कर्ष काफी ठोस लगता है। इसे सिर्फ पुराने इक्विपमेंट को नए से बदलना कहकर कम आंकना ठीक नहीं होगा। अगर हम लेख के बातों को छोड़कर देखें तो ये टैंक भारतीय सेना को आधुनिक युद्ध के जो बढ़ती जटिलताएं हैं उनका सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज का जो बैटलफील्ड है वो बहुत तेज रफ्तार वाला है, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है और बहुत घातक है। सही है। लेख में बताई गई जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे बेहतर सेंसर्स, सटीक फायर कंट्रोल,
AI सहायता, ड्रोन इंटीग्रेशन, ये सब सेना को तेजी से जानकारी हासिल करने, सिचुएशन को बेहतर समझने और ज्यादा सटीक और प्रभावी ढंग से एक्शन लेने में सक्षम बनाएंगी। बेहतर सुरक्षा न केवल सैनिकों की जान बचाएगी, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाएगी, जिससे वे ज्यादा मुश्किल मिशन भी हाथ में ले सकेंगे। हाँ, ये भी है। और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता का मतलब है कि पूरी आर्मर फोर्स पहले से कहीं ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और घातक इकाई के रूप में काम कर सकेगी। इसलिए लेख का ये आकलन कि इन टैंकों से भारत की जमीनी युद्ध क्षमता मजबूत होगी, मेरे ख्याल से काफी हद तक सही लगता है। ये भविष्य की चुनौतियों के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है। तो आज हमने भारत के नए रक्षा टैंक शक्ति और प्रगति लेख के जरिए भारत के बख्तरबंद भविष्य की एक काफी विस्तृत तस्वीर देखी। अर्जुन मार्क 1A जो मौजूदा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, हाँ। अर्जुन मार्क 2 जो इसे और बेहतर बनाएगा, और सबसे आगे FRCV जो अगली पीढ़ी की तकनीकों के साथ युद्ध के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। ये सब मिलकर, जैसा लेख स्पष्ट करता है, भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा और आत्मनिर्भरता के जो प्रयास है उनको दर्शाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है, जिसका लेख ने FRCV के संदर्भ में जिक्र किया था, वो है AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इंटीग्रेशन। ये सिर्फ हार्डवेयर को बेहतर बनाने की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में युद्ध कैसे लड़े जा सकते हैं, जहां शायद इंसान और इंटेलिजेंट मशीनें मिलकर काम करेंगी। सही। ये युद्ध की प्रकृति पर और उसमें मानव की भूमिका पर भी नए सवाल खड़े करता है, जैसा कि लेख की जो भविष्य की ओर देखने वाली दृष्टि है उससे लगता है। बिल्कुल सही कहा। चाहे वो अर्जुन सीरीज के टैंक हों या भविष्य का FRCV, लेख के अनुसार हर प्लेटफॉर्म अपनी खास भूमिका निभाएगा, और ये सब मिलकर भारत की जमीनी रक्षा क्षमताओं को निस्संदेह एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। निश्चित रूप से। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। जैसा कि लेख इशारा करता है, ये लड़ाकू वाहन लगातार ज्यादा ऑटोमेटेड यानी स्वचालित, ज्यादा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान और ज्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं। ऐसे में भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक मानव सैनिक की भूमिका किस तरह से बदलेगी? क्या उनकी जरूरत कम हो जाएगी या उनकी भूमिका और उनके स्किल्स की प्रकृति बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है, जिस पर शायद भविष्य में और चर्चा हो। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।